हेलो दोस्तों, मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम आपको मालूम है डिफेंस गुरु नंबर 1 है। यहां पे हम एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, इनमें से जो इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए, जैसे हमारे जीके जीएस का पोर्शन में एक जो पॉलिटी होती है उसका एक क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो हम इसमें से जो मोस्ट है वो कराते थे, आधा अभी कराते थे, आधा अगली क्लास में बताएंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करना, और आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब देना, लाइक करना। अगर अगर आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के हम इसमें टॉपिक में क्या करेंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास है वह हम संपूर्ण इसमें ज्ञात करेंगे। भारतीय संविधान का विकास एक विस्तृत और विविध प्रक्रिया रही है, जो भारत की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की आकांक्षाओं को समाहित करती है। यानी कि जो भारत के संविधान की जो विस्तृत जानकारी रही है वह क्या रही, स्वतंत्र, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक रही है, मूल्यों और सामाजिक न्याय की आकांक्षाओं को समाहित करती है, इसके अंदर समाहित है। यह प्रक्रिया स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद हुई, जिसमें कई प्रमुख चरण शामिल है। यहाँ भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। इसमें भारतीय संविधान के बारे में संपूर्ण बताया गया है। भारतीय संविधान का विकास किस तरह हुआ। भारत के संविधान में ऐसे सिद्धांत शामिल हैं जो पूरे देश में सत्ता की स्थिति को नियंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री संसद की संरचना स्थापित करता है और उसे प्रशासनिक कानून और नीतियों विकसित करने की अनुमति देता है। संविधान के कारण ही समाज अपने दायरे में न्यायपूर्ण स्थिति कायम रख सकता है। भारत के संवैधानिक विकास का सुधार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में खोजा जा सकता है। हालांकि इसमें संशोधन का प्रावधान है जो भारत के संवैधानिक विकास को एक सतत प्रक्रिया बनाता है। इसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे संविधान एक सिंहावलोकन तैयार किया जा सकता है। तो भारत में 1773 से 1943 तक संवैधानिक विकास के बारे में हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक विकास की अवधि को 2 चरणों में हमने बांट दिया। ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक विकास की अवधि 1773 से 1857 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के दौरान संवैधानिक विकास। 1857 से 1997 ब्रिटिश क्राउन के तहत संवैधानिक विकास। और जो भारतीय संविधान का निर्माण और विकास 1773 से 1857 है। भारत के 5 संवैधानिक विकास और राष्ट्रीय आंदोलन है जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित किया, और उन्होंने 1757 से 1857 तक भारत पर शासन करने में मदद की। यह हम आपको कुछ शॉर्ट पॉइंट लिखा देते हैं, नोट्स, जो आपके काम में आएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट जो कब आया था, 1773। भारत में केंद्रीकरण का गठन 1773 के विनिमय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के प्रबंध और नियंत्रण के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला अधिनियम था। जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह संवैधानिक विकास की दिशा में पहला अधिनियम था। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट में। जो इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर था। भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन थे।
जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर बंगाल के अधीन थे, बंगाल के गवर्नर से शक्ति गवर्नर जनरल के हाथों में थी, जिसकी सहायता परिषद के 4 सदस्य करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में निदेशकों की एक निश्चित संख्या थी, जो कि 4 थी। फिर आई पिट्स इंडिया एक्ट। भारतीय संविधान के विकास में इस अधिनियम ने कई संशोधन लाए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेशों को भारत में ब्रिटिश आधिपत्य कहा जाता था। क्राउन एंड कंपनी की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश भारत की पारस्परिक सरकार चलाती थी और जिसके पास सत्ता की सर्वोच्च शक्ति थी। वाणिज्य संचालन के लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया और राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड नामित किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को मद्रास और बम्बई में नियुक्त किए गए 4 सदस्यों से घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया। जो वाणिज्य संचालन के लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया था, उनमें से 6 सदस्य थे। नियंत्रण बोर्ड नामित 6 सदस्यों को नामित किया और जो गवर्नर जनरल थे परिषद को मद्रास और बम्बई में नियुक्त किए 4 सदस्यों में से घटाकर 3 कर दिए। फिर चार्ट अधिनियम 1813 आया। चार्ट अधिनियम 1813 ने भारत के साथ व्यापार स्थापित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामित्व को समाप्त कर दिया। मतलब कि जो चार्ट अधिनियम आया वो 1813 ने चार्ट अधिनियम 13 आया था, जब भारत के अंदर आया। इसने व्यापार स्थापित किया, मतलब बिजनेस इसने अपना स्टार्ट किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामित्व को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी इसका हक था उसको उसने ख़त्म कर दिया, जो कि चाय व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी फैसला हुआ था। चार्टर अधिनियम 1833। ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र कार्यकारी निकाय बनकर रह गई, यह अब एक वाणिज्य संस्था नहीं रही। चार्टर अधिनियम 1833 भारत में केंद्रीकरण के दृष्टिकोण का अंतिम चरण था, जो 1773 के विनियमन अधिनियम के साथ शुरू हुआ था। यह औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। जो चार्टर अधिनियम है वो भारतीय संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण ही कदम था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी जाने लगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। यह क्वेश्चन बनता है और बन सकता है आगे भी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिन्हें कमाई, सैन्य और नागरिक पर पूर्ण अधिकार दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को कमाई, सैन्य और नागरिक पर, मतलब कि पैसे, सेना और नागरिक, जो जनता बाकी आम जनता होती है, उस पर इसका इक्का चलता था, यानी इसका हुक्म मानते थे ये लोग। चार्टर अधिनियम 1853। इस अधिनियम ने सिविल सेवा परीक्षा सहित प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की शुरुआत को प्रकाश में लाया, जिससे लोगों को सिविल सेवाओं में भर्ती करने में मदद मिली। मतलब चार्टर अधिनियम है जो यूपीएससी लेवल की जो परीक्षा होती है, जिसमें आईएएस, आरएएस ऐसे सिविल सेवा भर्तियों के अधिनियम के कारण इस अधिनियम से इन सिविल सेवा परीक्षा से प्रतिष्ठित परीक्षाओं की शुरुआत को प्रकाश में डलाया। इसी ने लाया चार्टर अधिनियम 1853 में। गवर्नर जनरल की विधायी एवं कार्यकारी प्रक्रियाओं का विभाजन किया गया। विधान परिषद में 6 नए सदस्य
शामिल हुए। 4 सदस्यों का चयन बॉम्बे, मद्रास, आगरा और बंगाल की अंतिम सरकार द्वारा किया गया। विधान परिषद के अंदर जो 6 सदस्य थे उनमें से 4 सदस्यों का चयन बंगाल, मद्रास, आगरा और बंगाल की अंतिम बॉम्बे, मद्रास, आगरा और बंगाल की अंतिम सरकारों द्वारा किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की विधान परिषद को दिया गया नया नाम था। जो केंद्रीय विधान परिषद अधिनियम है वो किसके तहत है? गवर्नर जनरल की विधान परिषद को दिया गया नया नाम ही था। इसने एक मिनी संसद यानी छोटी संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया और ब्रिटिशों के समान दिशा निर्देशों को अपनाया। ब्रिटिश क्राउन शासन के तहत भारत के संवैधानिक विकास 1857 से 1947 इस अवधि में ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत के संवैधानिक विकास में प्रमुख मील के पत्थर के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। मतलब ब्रिटिश क्राउन शासन के तहत भारत का जो दूसरा पत्थर स्टार्ट हो, इसका मतलब दूसरा कदम जो भारत को आज़ादी दिलाता उसके लिए अग्रसर हुआ भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करते हुए भारत सरकार अधिनियम 1858 बनाया। मतलब कि ब्रिटिश लोगों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले लाए थे उस ईस्ट इंडिया को ख़त्म करके फिर बाद में भारत सरकार अधिनियम 1858 बनाया। 1858 अधिकार ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। जो ये अधिकार है वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, जिसने भारत के संवैधानिक विकास में एक और बदलाव किया। पूर्व न्यायालय निदेशकों की शक्तियां भारत के राज्य सचिव द्वारा अधिकृत कर ली गई। जो पहले न्यायालय थे उनके निदेशकों की जो शक्तियां हैं वो भारत के राज्य सचिव द्वारा अधिकृत, मतलब कि उन्होंने अपने फैसले के हिसाब से ले ली। वे भारत के वायसराय के माध्यम से प्रशासन का प्रबंधन करते थे। जब पहले जो जिन लोगों ने शासन किया वो अपनी हुकूमत के अनुसार ही चलाते थे, वायसराय के माध्यम से प्रशासन करते थे, प्रबंधन करते थे। भारतीय परिषद 15 सदस्यों की एक सलाहकार संस्था थी जो भारत के राज्य सचिव की सहायता करती थी। गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय बनाया गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जबकि पहले बनाया प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल बनाया और गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय बनाया गया। तो भारत के पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल। वो कुछ अलग है, वो वायसराय है नहीं, ये वायसराय है और वो गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के नागरिकों को पहली बार वायसराय की विधान परिषद का गैर सरकारी सदस्य नामित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत के नागरिकों को पहली बार वायसराय की विधान परिषद गैर सरकारी सदस्य को नामित किया गया। जो प्रांत थे उन्होंने विधान परिषदों की स्थापना की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के कारण मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियां बहाल हो गई, मतलब उनकी नष्ट हो गई, उन पर कोई हुकूमत नहीं करना लगा। बंगाल, पंजाब, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषदें शुरू हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इस अधिनियम के कारण विधान परिषद का आकार बढ़ गया। परिषद के पास बजट पर विचार करने की शक्ति और वह कार्यकारी से पूछताछ कर सकती है, यह बात भी इसमें थी। जो इस अधिनियम के कारण क्या हुआ? विधान परिषद का आकार बढ़ गया, परिषद के पास बजट पर विचार करने की शक्ति है और भी इसके पास क्या है शक्ति है कि यह कार्यकारी से पूछताछ कर सकती है। इससे भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, यानी कि जिसे
जनता द्वारा नहीं चुना जाता, जबकि जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा उसे चुना जाता है। इसे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिसे जनता चुनती है। जबकि यह इससे भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। यह अधिनियम लोकप्रिय रूप से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के विकास में इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। जो यह अधिनियम है ये बहुत ही लोकप्रिय रूप से माना गया है, जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था, मतलब इसमें है नहीं था। भारतीय संविधान के विकास में इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की इस अधिनियम में ही प्रत्यक्ष चुनाव की क्या हुई, स्थापना हुई, शुरुआत की गई, प्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा। जबकि इस भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई और भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार प्रत्यक्ष की शुरुआत की गई। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को दिया गया अनोखा नाम था। ये एक प्रकार का अनोखा नाम था। एक नई प्रणाली की शुरुआत की गई जिसने केवल मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके आरक्षित सीटें दी, जिसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जहां केवल मुसलमानों को मतदान किया जा सकता था। भारत के विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा थे। जो विधि सदस्य थे वह सत्येंद्र सिन्हा थे। भारत के विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसके अंदर भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इस अधिनियम ने भारत के संवैधानिक विकास में द्विसदनीयता की शुरुआत की। दो प्रकार के सदन की इसमें शुरुआत की, केंद्रीय और प्रांतीय। मुद्दे इनके बटे, केंद्र और प्रांत के जो मुद्दे हैं वो बटे हुए थे। इसमें सरकार के कामकाज की जांच के लिए 10 साल बाद एक वैधानिक बोर्ड रखने का प्रावधान किया गया। प्रांतीय विषयों में द्वैत शासन की एक योजना प्रस्तुत की गई। इसे हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया गया था। अगला, हस्तांतरित सूची में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और स्थानीय सरकारी सर्वेक्षण शामिल थे। मंत्रियों की सरकार ने स्थानांतरित सूची को प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह ठहराई। आरक्षित सूची में वायसराय के शासन के तहत विदेशी मामले, संचार और रक्षा शामिल थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे और 3 भारतीय थे, जिनमें से भी 3 थे। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 3 तो विदेशी थे जबकि 3 भारतीय थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की। यानी कि ये लोक सेवा आयोग यानी कि 1919 के अंदर यूपीएस लेवल की जो तैयारी की जाती है ISRS की, उनमें इसलिए इसी लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी अधिनियम के अनुसार हुई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व एंग्लो इंडियन, ईसाइयों और सिखों तक बढ़ाया गया। जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसको एंग्लो इंडियन, ईसाइयों और सिखों तक बढ़ा दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत द्वारा स्थापित अंतिम और
सबसे विस्तारित संवैधानिक विकास था। यह कई गोलमेज सम्मेलनों और साइमन कमीशन की घोषणा के परिणाम स्वरूप हुआ। जो यह अधिनियम है 1935 वह कई गोलमेज सम्मेलनों और साइमन कमीशन की घोषणा के अनुसार के परिणाम स्वरूप हुआ है। 11 में से 6 राज्य कौन कौन से हैं? 6 राज्य असम, बिहार, बंगाल, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीयता व्यवस्था प्रस्तुत की गई। मतलब 2 सदन थे उसमें, यह उसमें व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। शक्तियां प्रांतीय सूची जो शक्तियां हैं वो 3 सूचियों में विभाजित हो गई, प्रांतीय, संघीय और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में वह विभक्त हो गई। द्वैत शासन व्यवस्था को रद्द कर राज्यों में प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की। पहले क्या द्वैत शासन व्यवस्था थी, जबकि उसके बाद इनको खत्म करके प्रांतीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। अधिनियम ने संघीय न्यायालय आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए प्रावधान किया। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की शुरुआत की, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। क्रिप्स मिशन 1942 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की देखरेख में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। लगभग सभी दलों और गुटों ने क्रिप्स मिशन द्वारा दी गई सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद डोमिनियन का दर्जा प्राप्त होगा। भारत के संविधान की रचना के लिए भारत में एक निर्वाचित विकास नियुक्त किया जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन योजना के कुछ प्रमुख सुझाव थे। वो कौन कौन से सुझाव थे हम आपको बताते हैं। ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य एकजुट होकर भारत संघ बनाएंगे। ये इनके कुछ सुझाव थे कैबिनेट मिशन के। इनकी योजना थी 1946 के अकॉर्डिंग ये आया था। एक प्रतिनिधित्व संस्था या संविधान सभा का चयन किया जाएगा, जिसमें 389 सदस्य होंगे। 14 सदस्य मुख्य दलों से एक अंतिम सरकार बनाएंगे। जब तक संविधान स्पष्ट नहीं हो सकता, संविधान सभा डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। मतलब कि अब हमारा देश हुआ आज़ाद और यह 2 गुटों में बंट चुका था कि भारत अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया 15 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के विकास में इस अधिनियम ने संविधान सभा को पूर्ण विधायी शक्ति प्रदान कर दी गई और प्रांतों और राज्यों ने अपनी सरकारें बनाई। भारतीय संविधान के जो भागों की सूची है, अब उनके बारे में कुछ आपको विस्तृत जानकारी बताता हूँ। भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें देश की शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों और संघ और राज्यों के संबंध को परिभाषित किया है। इसलिए मैंने आपको संविधान की जो परिभाषा है वो शुरुआत में नहीं बताई, जबकि इसमें अब बताया जाता है कि इसमें देश की शासन प्रणाली, नागरिकों अधिकार और कर्तव्यों और संघ राज्यों के भारतीय संविधान को सुगठित और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इसे विभिन्न भागों में विभाजित किया गया। जो हमें भारतीय संविधान को समझना है तो इसे हमने विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। प्रत्येक भाग एक विशिष्ट विषय या क्षेत्र को कवर करता है, मतलब एक महत्वपूर्ण पॉइंट को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संविधान के सभी पहलू व्यापक रूप से और स्पष्टता के साथ समाहित हो। इस लेख में हम भारतीय संविधान के विभिन्न भागों की सूची और उनके मुख्य बिंदु
पर चर्चा करेंगे ताकि आप इसके ढांचे और उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ सकें। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में मूल रूप से 335 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल थे। बाद में क्या हुआ, संशोधन के रूप में 3 भाग जोड़ दिए गए, अर्थात 9A नगरपालिका, 9B सहकारी समितियां और 40A न्यायाधिकरण, जिससे कुल संख्या 25 हो गई। किनकी? भागों की संख्या 25 होगी, जबकि पहले कितनी थी? 22 थी। भारतीय संविधान में अब वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित लेख भारतीय संविधान के सभी भागों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो वर्तमान में है इसमें भागों की संख्या, उन सभी के बारे में बताऊंगा आगे। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें देश का सर्वोच्च कानून शामिल है। ये लो आगे संविधान की फिर परिभाषाओं के बारे में कि भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें देश का सर्वोच्च कानून शामिल है। संविधान सभा, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और अन्य शामिल थे, संविधान का निर्माण किया था। इसे औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। संविधान को कई खंडों में विभाजित किया गया जो एजेंडा को विशेष मदों में विभाजित करते हैं। भारतीय संविधान 25 भागों में विभाजित है। नीचे भारतीय संविधान के भागों के बारे में अधिक जाने। अब हम भारतीय संविधान के जो भाग है, भागों की जो सूची है, उनके एक एक के बारे में जो भाग 1 है उसके अंदर अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेद है। उसमें 1 से लगाकर 4 तक अनुच्छेद है। उन 4 में से हम आगे आपको सारे के सारे अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद बताएंगे। जो भाग 1 है उसके अंदर संघ और उसके क्षेत्र की चर्चा है। भाग 2 के अंदर नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 के अंदर मूलभूत अधिकार। भाग 2 के अंदर नागरिकता की चर्चा है और उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 के अंदर मूलभूत अधिकार है जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी DPSP, इसके अंदर है। भाग 4 के अंदर जो अनुच्छेद 36 से 51 तक, इसके अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक अनुच्छेद है। भाग 4A यानी कि 4 के अंदर ही है जो 51वां अनुच्छेद होता है, 51वां अनुच्छेद है वही। भाग 5 के अंदर जो संघ है, भाग 5 के अंदर संघ है, संघ की चर्चा है। और इसके अंदर जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से? अनुच्छेद 52 से 151 तक अनुच्छेद है। भाग 6 के अंदर राज्यों के बारे में बताया गया है भाग 6 के अंदर, जिसमें अनुच्छेद किन किन अनुच्छेद में इस भाग 6 के अंदर कितने अनुच्छेद है? 152 से 237 तक अनुच्छेद भाग 6 के अंदर है। और भाग 7 के अंदर क्या है? संविधान 7वां संशोधन अधिनियम, यह है भाग 7 के अंदर संविधान 7वां अधिनियम। उसमें 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया, इसे 7वें को 1956 द्वारा इसे निरस्त कर दिया। भाग 8 के अंदर है केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242 भाग, इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक है। और अब अगला भाग है 9वां भाग, जिसके अंदर क्या दे रखा है? पंचायत। इसमें है पंचायत के बारे में संपूर्ण जानकारी इसके अंदर है। और यह पंचायत फिर टुकड़ों में बट के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। यह 0 नहीं है, ये ओ है, ओ तक है। फिर भाग इसी 9 के अंदर ए, जिसमें नगरपालिका है, नगरपालिका, इसके अंदर अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक है। भाग 10 है,
अनुसूचित और जनजाति के बारे में है। इसके अंदर अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच जो संबंध है वह भाग 11 के अंदर है। भाग 11 के अंदर है। इसके अंदर अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद की चर्चाएं, जो वित्त, संपत्ति मतलब पैसों के जितने बारे में चर्चा है वह भाग 12 के अंदर है, जिसके अंदर अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक इसके अंदर अनुच्छेद है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो सारी जानकारी है वह अनुच्छेद 301 से लेकर 7 तक दिया गया है इसके अंदर। और यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर मतलब कि जो भारत का जो राज्य है उसके अंदर ही हम बिजनेस व्यापार जो करते हैं उसकी सारी जानकारी हम कर सकते हैं। वह किस अनुच्छेद के अनुसार मतलब संविधान के किस भाग के अनुसार? 13 भाग के अनुसार, भाग 13। अब भाग 14 के अंदर है संघ राज्य के अधीन सेवाएं। जो संघ है और जो राज्य है उनके अधीन जो कौन कौन सी सेवाएं इनको प्रदान करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो सारी है जो अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक है। भाग 40A में है अधिकरण। अनुच्छेद 323A से 323B तक है, इसमें 2 अनुच्छेद है। भाग 15 निर्वाचन। जो निर्वाचन की संपूर्ण जानकारी है वो संविधान के भाग 15 के अंदर है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक एक के अंदर दिया गया है। अब जो भाग संख्या 16 कुछ वर्गों के विषयों बंद संबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग संख्या 17 राजभाषा जो राजभाषा है वह संविधान के भाग नंबर 17 के अंदर है। इसके अंदर अनुच्छेद 243 से लेकर 343 से लेकर 351 तक है। भाग संख्या 18 आपातकालीन का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 352 से 360 तक है और जो भाग संख्या 18 के अंदर है। अब जो भाग संख्या 19 है उसके अंदर मिसलेनियस यानी कि जो गलतियां हुई है वह सब कुछ भाग 19 के तहत है। इसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक अनुच्छेद है। भाग 20 संविधान के संशोधन की जितनी भी चर्चा है वह भाग 20 के अंदर है और इसी के अंदर अनुच्छेद भी दे तो नहीं रखा है लेकिन 38वां अनुच्छेद हम मान लेते हैं। और भाग 22 अस्थायी संक्रमणकालीन और विषय उपबंध मतलब जो बीमारियों के बारे में अस्थायी है उसके बारे में इसमें दे रखा है, जिसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक दिया है। अब यह तो वह 22 भाग है जिसमें हमने चर्चा की थी कि 21 तक आ गया और अब यह 22वां यहाँ पर है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निश्चय, इसमें भी अनुच्छेद 393 से लेकर 95 तक है। अब हमारे संविधान में नए जोड़े गए भाग। संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है आप सभी को मालूम होगा, 26 नवंबर को बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान बनाया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान। इसके लागू होने के समय इसमें 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब भारत के संविधान में 25 भागों में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है और इसके अलावा इसमें 105
संशोधन भी शामिल है। संविधान में जो नए जोड़े गए थे वो कौन कौन से हैं? तो ये रहा, जिसमें संविधान 9A संविधान 74वां संशोधन जोड़ा गया, अधिनियम 1992 द्वारा इसे संशोधित किया गया। इसमें शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रावधान थे। यह 9B है। इससे संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा शामिल किया गया। यह सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और उनके लोकतांत्रिक कामकाज के लिए प्रावधान करता है। और यह है 14A। यह भारत के संविधान 1950 का हिस्सा नहीं था, लेकिन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1942 द्वारा इसे जोड़ा गया था। यह प्रशासनिक और अन्य विवादों के लिए न्यायाधिकरणों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां संबंधी विषय जिनके हम चर्चा करेंगे अभी। तो हम पहले अनुसूची के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा उससे संबंधित क्षेत्रों की सूची है। जो भाग 1 के अंदर बताया था कि इसमें अनुच्छेद 1 से और 4 तक है, ये वही है। दूसरी अनुसूची, इसमें निम्नलिखित प्रतिनिधियों, भत्तों, विषयों आदि के प्रावधानों की रूपरेखा दी गई है। भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और इन सभी के वेतनों की चर्चा इसके अंदर की गई है। यानी कि इनके वेतन, पैसे की सारा प्रावधान इसी अनुसूची के तहत किया जाता है। अनुसूची 2 के अंदर राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। इसके जो अंदर अनुच्छेद 59 थर्ड, 65 थर्ड, 75 6 97 125 148 158 30 मिला रखा इसमें 164 5 186 और 200 221 इतने इसके अंदर अनुच्छेद है। अब हम चलते हैं हमारी चौथी अनुसूची है। यह राज्य में प्रत्येक राज्य का केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित सीटों की संख्या प्रावधान करता है। राज्यसभा के अंदर जो भी सीटों के बारे में चर्चा होती है वह सारी इसी के तहत की जाती है। अनुसूची नंबर 4 जो 5वीं अनुसूची है उसके अंदर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूची 244(1) यह अनुसूची 6ठी 6th अनुसूची यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244(2) और 245(1) में है। 7वीं अनुसूची, इसमें विभिन्न विषयों के लिए विधायी प्राधिकार निर्धारित करने हेतु 3 सूचियां शामिल है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है, जैसे रक्षा और विदेश मामले, जिनके लिए केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जिसमें केवल रक्षा और विदेश मामले की, जिनके लिए केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो राज्य सूची है, उसमें क्या है, स्थानीय महत्व के विषय शामिल है। स्थानीय महत्व के विषय
जैसे कौन कौन से है? पुलिस है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जिनके लिए केवल राज्य सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता है, यानी कि बनाने का अधिकार, आवश्यकता क्या है? समवर्ती सूची में क्या है? संयुक्त महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे शिक्षा, विवाह आदि, जिनके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। यह अनुच्छेद 146। अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है? इसमें भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। मूल रूप से अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं, अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू शामिल है। ये 22 भाषाएं इसमें शामिल है, जो अनुच्छेद 344 से 351 तक है। 9वीं जो अनुसूची है उसके अंदर क्या है? इस संविधान अधिनियम, यानी कि 9वीं अनुसूची के अंदर जो संविधान संशोधन का पहला संशोधन हुआ संविधान के अंदर, तो पहली बार संविधान संशोधन किया गया, वो पहला संविधान संशोधन 1991 में इसी अनुसूची के तहत किया जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ने के पीछे उद्देश्य कुछ अधिनियमों और नियमों को इस आधार पर शून्य घोषित होने से बचाना था कि वे संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसके अंदर अनुच्छेद 331 भी है। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। राजनीतिक दल बदल की बुराई से निपटने के लिए संविधान, जिसके अंदर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1885 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अनुच्छेद 102 से 2 तो 191 से 2 है। जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर क्या है? इससे संविधान 73वां संशोधन हुआ, अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं और जिसमें से कुछ विषय कृषि, भूमि सुधार का कार्यान्वयन भी है, भूमि चकबंदी, मृदा संरक्षण आदि है। अनुच्छेद 243 जी। 12वीं जो अनुसूची है उसके अंदर क्या है? यह नगर पालिकाओं की शक्तियों, अपराधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। नगर पालिका की जो भी शक्तियां हैं वह 12वीं अनुसूची के तहत आती है। इस संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भी जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय शामिल है, जिनमें शहरी नियोजन, नगर नियोजन, भूमि उपयोग का नियमन और भवनों का निर्माण आदि। भवनों का निर्माण शामिल है। अनुच्छेद 243। तो मैं आपको अब इनकी कुछ याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि आपको याद करने में आसान हो जाए। तो हम पहले अनुसूचियों के अंदर ही चलते हैं। तो अनुसूची हमें शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। अनुसूची 1 के अंदर क्या है? संघ एवं राज्य। अनुसूची 2 से द्विवेदी के वेतन, मतलब द्विवेदी के वेतन से याद कर लेंगे अनुच्छेद 2 को। अनुसूची
दो को मतलब द्विवेदी के वेतन, यानी कि इसके अंदर सारे जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी लोग काम करते हैं वो सरकारी, वो संविधान की अनुसूची 2 के तहत इनका वेतन दिया जाता है बड़े बड़े पदाधिकारियों को। अनुच्छेद सॉरी अनुच्छेद अनुच्छेद बोल रहा है, अनुसूची तीसरा, इसमें आया तीसरा। अनुसूची तीसरा में क्या है, से हो जाएगा शपथ। बड़े बड़े पदाधिकारियों को शपथ भी तो दिलवानी होती है, इसलिए अनुसूची तीसरे के अंदर है शपथ बड़े बड़े पदाधिकारियों को। अनुसूची 4 में जो रह आता है, इससे हम याद कर लेंगे राज्यसभा के सीटों का गठन, यानी राज्यसभा की सीटों का गठन। पर अनुसूची 5 के अंदर तो आपको क्या है दिया रखा है कि SC ST की सीटों की चर्चा, आवंटन सीटों की चर्चा अनुसूची 5 के अंदर है। और अनुसूची 6 अनुसूची 6, एक मिनट, इसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं आपको पता नहीं था, इसके अंदर मैं बता दूं ATM असम, तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय। तो यह था यहाँ तक हमारी पॉलिटी। अब बाकी के जो बीच में बच गई होगी वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। पॉलिटी की क्लास आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी पॉलिटी की, जो हम एयरफोर्स NDA IF यानी कि एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, BSF, नेवी आदि के लिए हम GK GS की जो क्लास लगाते हैं, इंडियन की पॉलिटी यानी ऑल इंडिया जो पॉलिटी है उसकी हम सारी चर्चा कर लिए हैं। तो आप बताना, हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना और लोगों तक इसे शेयर करके हमें सब्सक्राइब करो। और इस क्लास की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर कोई समस्या है तो मैं कल आपके कमेंट बॉक्स देख के बता दूंगा कि किसी को क्या समस्या है, फिर मैं इसके अंदर अपने मोबाइल नंबर भी ऐड करा दूंगा थंबनेल पे, जिससे कि फिर आप अपना डाउट मुझसे पूछ सके। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।